हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम कराने वाले हैं LLB फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के अंदर सेम सेकंड और कहीं पर लॉ स्टूडेंटों के LLB में एक ईयर में एक बार ही एग्ज़ाम होते हैं, यानी 1 ईयर में 1 बार एग्ज़ाम होते हैं। और सेमेस्टर वाइज 5 एग्ज़ाम होते हैं और ईयर वाइज 10 एग्ज़ाम होते हैं, 9 या 10 एग्ज़ाम होते हैं। तो LLB जिन बच्चों का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनका भी कॉन्स्टिट्यूशन है यानी भारतीय संविधान है, चाहे उनका वो सेकंड सेम हो, फोर्थ सेम हो, सिक्स सेम हो, फर्स्ट सेम हो, जो भी हो, या उनकी ईयर वाइज हो या सेमेस्टर वाइज हो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से स्टडी कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कर रहे हो और इस क्लास को देख रहे हो, तो ये आपके लिए सफिशिएंट क्वेश्चनों में से एक है। क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर के पेपरों को उठा के देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे इन क्वेश्चनों में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से एक। अब से पहले अपनी यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाली थी। अब से पहले एक क्वेश्चन कराया था मैंने, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंधों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये वाला मैंने क्वेश्चन अब से पहले यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन की, और वैसे भी आप वीडियो जाके देख सकते हो। इसी का एक दूसरा पार्ट था, ये मैंने पार्ट करा दिया है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी करा दिया है, जैसा कि आप देख रहे हो। इसका जो दूसरा पार्ट था वो इस प्रकार है कि किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधेयक पारित कर सकती है। मतलब जो राज्य सूची है, संसद राज्य सूची में, मतलब जो हमारा जो संघ होता है वो कब राज्य की सूची में कब सम्मिलित हो सकता है, कब उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, कब अपनी विधि जो पारित कर सकता है, विधेयक जो पारित कर सकता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है, और हमारी नॉलेज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। और आप विश्वास करना, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी ईयर से हो, किसी भी सेमेस्टर वाइज से हो, आपके जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। अगर आप BA LLB के भी स्टूडेंट हो तो आपके लिए तब भी ये बहुत ही सफिशिएंट क्वेश्चनों में से एक है। बेस आपका इतना मजबूत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों बहनों आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। आपको ये यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस, ये वाला जो चैनल है आपका, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, ये आपको कहीं भटकने नहीं देगा। आपको संपूर्ण संतुष्टि इसी चैनल से मिल जाएगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज जो भी एक्ट या सब्जेक्ट हैं आपकी, सबकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ज़्यादा बात ना करते हुए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को दोबारा से रीड करेंगे, मैं हर वीडियो में बताता हूं। अगर आपको एक अच्छा एग्ज़ाम क्रॉस करना है, अगर आपको एक अच्छा माइंड सेट करना है, एक अच्छा एग्ज़ाम सेट करना है आपको, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से 2 या 3 टाइम रीड करना है। तो वही प्रक्रिया हम यहाँ पे अपना रहे हैं। एक बार हम इसे रीड कर चुके हैं, दोबारा इसको एक बार रीड और करा रहे हैं। किन परिस्थितियों में संसद, मतलब वो कौन सी परिस्थिति है, मतलब ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं, ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि संसद राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर, जो राज्य सूची के अधिकार होते हैं, उन पर विधेयक पारित कर सकती है। कौन पारित कर सकती है? संसद। किस पर? राज्य सूची पर। ऐसे कौन से कारण हैं, कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, हो जाएंगी नहीं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, अगर हो जाएं तो संसद जो राज्य सूची पर कब, किन परिस्थितियों में विधेयक पारित कर सकता है। तो इन चीज़ों को हम बड़े ही बारीकी से और आसान तरीके से समझेंगे। उससे पहले आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने अभी तक नोट बुक नहीं ली है और पेन आपके हाथ में नहीं है,
तो ये बहुत गलत कर रहे हो। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और आप सेल्फ नोट्स बनाइएगा, मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप जो नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। अब हम समझाते हैं आपके इस प्रश्न को। देखते हैं, किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बना सकती है। मतलब जो हमारी संसद होती है, जो राज्य सूची के जो विषय सम्मिलित होते हैं, उन पर किन परिस्थितियों में हमारे साथ में और राज्य के साथ में जो है कानून बना सकती है, विधेयक पारित कर सकती है, उन चीज़ों को हम समझते हैं। सामान्य नियम यह है कि कोई भी सरकार किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। वेरी इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कभी भी संसद किसी भी राज्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ना ही कोई एक राज्य दूसरे राज्य के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है, ना उसकी सीमाओं में कोई बाधा डाल सकता है। वो अपना संपूर्ण रूप से कार्य कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये सिद्ध कर दी जाती है कि सामान्य नियम यह कहता है कि कभी भी संसद किसी भी राज्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, निम्नलिखित कारण उत्पन्न होने पर, कोई समस्या कारण या कोई विपरीत घटना घट जाने पर देश के अंदर, तब संसद विधेयक पारित करती है। वो कौन से कारण हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं जिन पर हम अपना विधेयक पारित संसद द्वारा करा सकते हैं राज्य के ऊपर, ठीक है। तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है राष्ट्र हित में विधान बनाना। आर्टिकल 249 के अनुसार, आर्टिकल 249 के अनुसार, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक तथा हितकर है। यानी कि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा के अगर कोई सदस्य 2/3 सदस्य यह प्रस्ताव आप पारित कर दें कि संसद राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाए, तो जब तक वह प्रस्ताव लागू है, संसद को इस पर विषय कानून बनाना विधि संगत होगा। राज्यसभा का यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक लागू रहता है। यानी कोई भी राज्यसभा 2/3 लोग, अगर राज्यसभा के 2/3 लोग अपना बहुमत एकत्रित करके अपनी सहमति बना के एक प्रस्ताव राष्ट्र हित में देते हैं कि आप अब इस राज्य पे अपनी जो विधेयक लगाइए, अपना कानून लगाइए, अपने हिसाब से इसे चलाइए, और यह प्रक्रिया 1 वर्ष के लिए लगती है। जब संसद राज्य पर कानून लगाती है या कोई विधेयक पारित करती है तो वो 1 वर्ष के लिए लगता है, किंतु राज्यसभा इस अवधि को प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ये जो संसद का जो विधेयक लगता है, संसद जो कानून बनाती है, ये 1 वर्ष के लिए लगता है। लेकिन अगर राज्यसभा दोबारा से चाहे कि यही संसद विधि जो है आगे को चलती रहे, तो वो उसे पुनः 2/3 के बहुमत से फिर दोबारा से पारित करके उसके सामने ले जाएगी कि आप राष्ट्र हित में हमारे राज्य की तरफ से विधि पारित कीजिए, ठीक है। संसद द्वारा राज्य सूची पर बनाई गई विधि प्रस्ताव के लागू न रहने पर 6 मास की अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। दोबारा समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। संसद द्वारा राज्य सूची पर बनाई गई विधि प्रस्ताव के लागू न रहने पर 6 मास की अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर कोई कानून लगता है और 6 मास पूरे हो जाते हैं और वो लागू ना रहे तो वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो पहला जो कारण था, अगर संसद कब किस पर कानून राज्य पर कानून बना सकती है, तो पहला है कारण कि अगर स्वयं राज्य के जो सदस्य हैं वो 2/3 मतों से संसद को खुद जाकर कहें कि आप विधि बनाइए। एक तो तब राष्ट्र हित में विधान बनाना, और ये उसलिए किया जाए कि राष्ट्र का हित इसमें छुपा हुआ है। आप इस प्रकार से कानून लगाओगे या कोई विधि बनाओगे
उससे हमारे देश का विकास होगा, राज्य का तो होगा ही होगा, साथ के साथ हमारे अन्य राज्यों का, यानी राष्ट्र के अंदर तो सबरे संपूर्ण राज्य आ जाते हैं। तो आप ऐसा कानून बनाओ जिससे कि हमारे राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का हित हो। तो सबसे पहले तो ये आ जाता है राष्ट्र हित में विधान बनाना। आर्टिकल 249 के अनुसार पहला रीजन ये है। सेकंड रीजन देखते हैं, आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन स्थिति में अनुच्छेद 250 यानी आर्टिकल 250 के अनुसार, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना पड़ता है समझ में आने के लिए, ठीक है ना। आर्टिकल 250 के अनुसार आपातकालीन स्थिति की घोषणा लागू होने की दशा में संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। जब हमारे देश में कभी आपातकालीन स्थिति लग जाती है, राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति जब लगा देता है, तो राज्य के ऊपर संसद जो है विधि या कानून बना सकती है या लगा सकती है। किंतु संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधि आपातकालीन घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यानी कि हमारे देश में कोई आपातकालीन स्थिति लागू हो गई, उस समय ये जो है आर्टिकल 250 के अनुसार ये स्थिति हमारे देश में 6 माह रहेगी, और इसकी समाप्ति के अगर ये रुक जाती है या समाप्त हो जाता है आपातकाल, तो ये 6 महीने बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगर ये आगे के लिए बढ़ती है तो इसे पुनः लागू करना पड़ता है, ठीक है। अब से पहले जो वीडियो हैं उनमें आप देखोगे, आप एक बात ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन हम एक बार कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर सपोज करो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार पढ़ा और कॉन्स्टिट्यूशन का हमने एक ही क्वेश्चन पढ़ा और हम कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आया है, तो नहीं आने वाला है। कोई भी सब्जेक्ट हमारी समझ में तभी आता है जब हम उसकी थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। अगर आप सीरीज वाइज ऑल क्वेश्चनों को देखोगे, ऑल क्वेश्चनों को रीड करोगे, तो आपको ये क्वेश्चन इतने आसान लगेंगे कि आप कहोगे कि भाई एक एक बात को प्रत्येक क्वेश्चन ने अलग अलग तरीके से पूछा है, सब बात का तो अर्थ एक ही निकल रहा है, तो आपको ये बहुत ही सिंपल लगने लगेंगे, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टच में रहोगे तो ये एक दूसरे की सीढ़ियां हैं। जिस प्रकार सीढ़ी एक दूसरे के टच के बिना नहीं बन सकती है, उसी प्रकार कोई विषय या कोई क्वेश्चन एक दूसरे के टच के बिना नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर जो ये आपातकालीन स्थिति वाली जो यहाँ पे डेफिनेशन दी है आर्टिकल 250 के द्वारा, तो ये जो अगले आपसे पहले जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ उनमें भी 2-3 बार इन चीजों का जिक्र आ चुका है, ठीक है। आपातकालीन स्थिति में जब हमारे देश में आपातकालीन स्थिति लागू हो जाती है, जब लगाते हैं, और ये 6 माह के लिए लगती है। अगर आपातकाल का समय बढ़ता है तो 6 माह के बाद इसे पुनः लागू करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा राज्यों की सहमति से बनाई गई विधि। राज्यों की सहमति यानी कोई 2 राज्य हैं, यानी 2 से अधिक राज्य हैं, उनकी सहमति है कि उनके राज्य पर या विधि पारित की जाए या विधि लागू की जाए, विधेयक पारित किया जाए। तो यहाँ पर देखते हैं राज्यों की सहमति से बनाई गई विधि, इसे समझते हैं। अनुच्छेद 252 के अनुसार, आर्टिकल 252 के अनुसार, यदि किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों ने यह प्रस्ताव कर दिया कि राज्य सूची के अमुक विषयों पर संसद को कानून बनाना वांछनीय है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। ऐसे कानून को अन्य राज्य भी प्रस्ताव पारित करके स्वीकार कर सकते हैं। यानी 1 से अधिक राज्य या 2 राज्य मिलकर यह प्रस्ताव रखें कि आपको राज्य सूची के अंदर जो विषय हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट विषय हैं, जो अमुक विषय हैं, उन पर आप कानून बनाएं, उनको आप विधि बनाएं, अपने अधिकार में लें और अपने तरीके से उसे चलाएं। ये जो विधि जो लागू होती है, या तो वो दोनों ही राज्य स्वीकार करें या ऐसे कानून को अन्य राज्य भी प्रस्ताव देकर स्वीकार कर सकते हैं कि भाई ये कानून आपने अच्छा लगाया है या ये विधेयक आपने अच्छा लगाया है, हम प्रस्ताव दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ भी ऐसे प्रकार का
प्रस्ताव पारित कर दो और वो प्रस्ताव हम देते हैं, ऐसा ही कानून हमारे राज्य विषय पर बना दीजिए। ठीक है। ऐसे अधिनियम को संशोधित या निरस्त, ऐसे अधिनियम को संशोधित या निरसित, आगे पढ़ते हैं निरसित से आगे क्या है। निरसित करने का अधिकार भी संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं। मतलब उसने प्रस्ताव तो दे दिया, अब वो उसे अन्य राज्य को ले या ना ले, उन पर लागू करे या ना करे, ये भी संसद का ही अपना विवेक होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण पॉइंट ये है, समझते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाना। आपसे एक बात कह रहा हूं, जब आप एग्जाम देने जाओ, आप ये हेडिंग्स और आर्टिकल तो बिल्कुल अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाना, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाना। आर्टिकल 253 के अनुसार संसद अंतर्राष्ट्रीय संधि और करारों को लागू करने हेतु प्रत्येक विषय पर कानून बना सकती है, भले ही वह विषय राज्य सूची का हो। ऐसे विधि को बनाने में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। अब यहां पर एक बात आती है, अगर संसद है, अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई संधि करना चाहती है या कोई करार, यानी करार कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई संविदा करना चाहता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, कोई करार का आपस में करना चाहता है, यानी कोई बिजनेस की बात करना चाहता है या कोई संधि किसी प्रकार की करना चाहता है, चाहे वो विषय राज्य सूची के ही क्यों ना सही, चाहे वो राज्य के अंडर में ही क्यों ना आते हो, फिर भी उन पर जो कानून बनाएगा, जो आखिरी जो निर्णय लेगा, वो संसद का होगा, यानी संघ का होगा। उस पर राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और ना कोई इसमें बीच में कोई आ सकता है। ऐसी विधि के बनाने में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। इसमें ये बात नहीं आएगी कि राज्य ने हमको, केंद्र के अलग अधिकार होते हैं, राज्य के अलग अधिकार होते हैं, हम तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अपने अधिकारों को ही लेकर चलेंगे, राज्य सूची या केंद्र ऐसे नहीं बोल सकता है। वहां पर जो अधिकार है संसद द्वारा लगाए जाएंगे, वहां पर राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संधियों को संसद के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। संधि जो होती है संसद के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती, कि जो संसद के जो और सदस्य होते हैं उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। संधियों को लागू करने के लिए संसदीय विधान अनिवार्य होता है। मतलब जो संसद का जो अनिवार्य विधान है, जो महत्वपूर्ण है, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। परंतु संधियों को लागू करने वाले विधियां संवैधानिक सीमा के अधीन होती हैं, अतः वे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं। अब यहाँ पर एक बात हमें क्या समझनी है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस वाली हेडिंग में, हमें सिर्फ इतना देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाना, आर्टिकल 253 के अनुसार। और इसमें लिखना क्या है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधि और करारों को करने के लिए किसी के आगे बाध्य नहीं है, वो अपनी मर्जी से कार्य कर सकती है, चाहे वो विषय राज्य सूची के हों या केंद्र के हों, वो किसी के दबाव में नहीं रहती है, वो अपनी इच्छा अनुसार उस पर कार्य कर सकती है और उसे किसी के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी उससे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि भाई आपने ऐसे विषय क्यों बनाए। लास्ट वाला पॉइंट देखो, लिखने के लिए आप पूरी एक एक पेज लिख दो। अगर मैं आपको कराना चाहूँ एक एक पॉइंट पे 2-2, 3-3, 4-4 पेज नहीं, मैं 20-20 पेज की थ्योरी आपको करा सकता हूँ, 20-20 पेज की राइटिंग आपको लिखवा सकता हूँ। लेकिन हमारी जो बेटा रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम में, वो 20 या 25 मिनट के अंदर हमें अपने इम्पोर्टेंट तथ्यों को वहाँ बताना होता है, वहाँ अपने अपने गुणगान नहीं करने होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग करने के लिए तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें करा सकता हूँ। ये हमारे
पीसीएस जे के लेवल की चीज़ें हो जाती हैं, फिर ये थोड़ी बड़ी हैं। ये जब हम थोड़े अपनी लॉ कंप्लीट करके जब इसकी तैयारी करते हैं, जब ये हमारी चीज़ें ध्यान में आएंगी। और नॉलेज बेस के लिए हम अपने एक्ट को पढ़ सकते हैं। अब हम कर रहे हैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी और बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। बेस बनाने, अगर हमें मजबूत वाला बेस बनाना है तो हमें एक्टों को पढ़ना है, क्वेश्चनों को नहीं पढ़ना है। अगर हमें एग्ज़ाम क्रॉस करना है तो हमें क्वेश्चनों को पढ़ना है और समझना है, ना कि इसकी पूरी बायोडाटा हमें वहाँ पे लिखना है। पूरा बायोडाटा लिखने लग जाएंगे तो एक ही क्वेश्चन 1 घंटे में होगा और टोटल पेपर हमारा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें 20 या 25 मिनट एक वन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें सेव करके रखनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें समझाना होता है। आगे चलते हैं। जो लास्ट वाला हमारा जो पॉइंट है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, अगर किसी राज्य में जो संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो गया है, तब उस पर लगाया जाता है। इसे पढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर, हर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार के द्वारा अधीन की जाएंगी। देखो, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है राज्य के मुख्यमंत्री पर नजर रखता है, उसकी देखरेख करता है कि ये कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। और मुख्यमंत्री से जो ऊपर होता है, जो पद होता है, वो राज्यपाल का होता है। अगर मुख्यमंत्री कोई गलत कार्य करता है या मुख्यमंत्री की जो संवैधानिक स्थिति है वो विफल हो जाती है, तब राज्यपाल पत्र लिखता है राष्ट्रपति को और रिपोर्ट देता है कि इस राज्य में जो संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो चुका है, अब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है। तो राष्ट्रपति वहाँ पर जाकर मतलब अपने खुद नहीं जाते हैं, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नीचे पदाधिकारियों को वहाँ पर भेजता है और वहाँ का जायजा लेता है। जायजा लेने के लिए वहाँ पर फिर अगर सही बात होती है तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन घोषित कर देता है। वहाँ पर राज्य के जो अधिकार हैं फिर वो सब समाप्त हो जाते हैं, वो वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखो प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष पढ़ते हैं। इस निष्कर्ष को भी देख लेते हैं। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि विधायन के क्षेत्र की दृष्टि से संसद को राज्य की अपेक्षा अधिक विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि संसद को राज्य की अपेक्षा, मतलब राज्य को इतनी शक्तियां प्रदान नहीं है जितनी कि संसद को प्रदान है। यहाँ पर यह बात की गई है, विधानमंडल केवल राज्य तथा समवर्ती सूची में वर्णित विषय पर ही कानून बना सकता है, जबकि संसद संघ, राज्य तथा समवर्ती तीनों सूचियों पर में ही वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो संसद है वो राज्य सूची से बड़ा होता है और विधानमंडल जो है राज्यसभा या समवर्ती सूची पर विषय बना सकती है, लेकिन जो संसद होती है वो समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, इन तीनों पर कानून बना सकती है। राज्यों को अपनी सूची के विषयों पर भी विधि बनाने के मामले में काफी शक्ति नहीं है। कुछ अवस्थाओं में केंद्र उनमें हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं, कि जो उनको अधिकार सौंपे गए हैं कि आपके ये अधिकार हैं, आप इसके अकॉर्डिंग अपना राज्य का शासन चलाओ, उनमें कुछ अधिकार ऐसे भी हैं कि केंद्र सरकार उनमें फिर भी हस्तक्षेप कर सकती है, उनमें रोकथाम लगा सकती है। कुछ अवस्थाओं में केंद्र उनमें हस्तक्षेप कर सकता है। इस प्रकार राज्य को केंद्र के अधीन बना दिया है। वास्तव में यह एक संघात्मक सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, परंतु यह कहा जाता है कि उक्त प्रावधान हमारे संविधान के अवगुण न होकर उसके विशेष गुण हैं। यहाँ पर एक बात कही गई है कि वैसे तो राज्य को स्वतंत्र कर दिया गया है, अपने अपने राज्य में कुछ भी कीजिए, लेकिन आप कहीं पर यह सिद्ध करते हो कि राज्य के ऊपर भी केंद्र का दबदबा रहेगा, केंद्र के नीचे राज्य जो रहेगा। अगर राज्य के कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्य कानून बनाना चाहता है, अपनी इच्छा से अनुसार उसे चलाना चाहता है, तो केंद्र सरकार उस पर रोकथाम लगा सकती है, उस पर स्टे लगा सकती है और उन कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। तब हमारे संविधान
कहता है कि एक तरफ तो हमारा जो संविधान है वो जो है राज्य सूची और संघ सूची में वितरित कर दिया गया है, ना तो एकात्मक है ना संघात्मक। लेकिन कहीं पर ये चीज देखने को मिलती है कि राज्य स्वतंत्र होने के पश्चात भी केंद्र उन पर जब दबाव बनाता है, उनकी कार्यों में हस्तक्षेप करता है, तब ये हमें नहीं लगता कि उन पर सही हुआ है। ये तो एक संघात्मक सरकार हो जाती है, संघात्मक राज्य नहीं होता, ये तो एकात्मक प्रतीत होता है। परंतु ये हमारे राज्य के अवगुण की जगह ये क्या है, हमारे गुण है। देखो, प्रत्येक अगर कोई परिवार में कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है या कोई चार, अगर कोई राज्य है, कोई परिवार है, उसमें 4 व्यक्ति हैं, चारों को अपने अनुसार पढ़ाई करने का अधिकार है। कोई किसी स्कूल में पढ़ेगा, कोई किसी कॉलेज में पढ़ेगा, या सभी को अपना अलग अलग व्यापार करने की जरूरत है। अगर सपोज करो किसी भाई के साथ किसी व्यापार में घाटा हो जाता है या किसी की किसी से लड़ाई हो जाती है, तो क्या अब उससे और भाई जो हैं ये कह दें कि भाई तेरा झगड़ा है, तेरा बिजनेस है, भाई अब तू संभाल, हमने तो आपको नियारा कर दिया है। यहाँ पर कहते हैं राज्य तो है हो गए भाई, भाई हो गए राज्य, और केंद्र यानी संघ हो गया हमारा परिवार यानी पिता। पिता कहता है कि भाई आप, एक भाई जो है थोड़ा गरीब हो गया है या उसकी जो स्थिति है थोड़ी खराब हो गई है, और या कोई हम पे आक्रमण होने वाला है या लड़ाई झगड़ा होने वाला है, अब एक काम करो, आप सभी भाई एकजुट हो जाओ और एक जगह बिजनेस तगड़ा सा कर दो। उसी प्रकार राज्य की अगर स्थिति दयनीय हो जाती है, यहाँ पर वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं, तो केंद्र जो है उनको समेट लेता है और उनको हस्तक्षेप करता है कि भाई इस प्रकार का कानून मत लगाओ, इससे अराजकता फैलेगी या त्राहिमाम हो जाएगा। तब उसमें हस्तक्षेप करता है, यानी छोटा भाई अगर कोई गलत कार्य करे तो बड़ा भाई उसे डांट सकता है, रोक सकता है कि भाई इस प्रकार के कार्य ना करो। ये इस प्रकार राज्य को केंद्र के अधीन बना दिया गया है। वास्तव में यह संघात्मक सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, परंतु यह कहा जाता है कि उक्त प्रावधान हमारे संविधान के अवगुण न होकर उसके विशेष गुण हैं। इन प्रावधानों के अधीन संसद विशिष्ट अवस्थाओं में राज्य सूची के विषय पर संविधान में संशोधन किए बगैर ही विधि बना सकती है। ये नहीं है कि हमारे किसी राज्य पर आपत्ति आए या संवैधानिक स्थिति विफल हो जाए कि पहले संविधान में संशोधन किया जाए, उसके बाद राष्ट्रपति शासन या वो उस विधि को लागू किया जाएगा। उसमें बिना संशोधन करे ऐसी स्थिति हम लागू कर सकते हैं। वास्तव में इन प्रावधानों के प्रयोग विशिष्ट अवस्थाओं में राज्य की सहमति से ही किया जाता है। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने संघात्मक सिद्धांत की अन्य संघात्मक संविधानों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों और भारतीय परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर परिवर्तित रूप में शामिल किया है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने संविधान बनाया है, जिन्होंने ने संविधान का निर्माण करा है, उन्होंने आने वाले भविष्य की स्थिति को देखते हुए या इस प्रकार की कभी फ्यूचर में कोई समस्या यानी भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना हो जाए, उन सबको ध्यान में न रखते हुए इस प्रकार के कानूनों को बनाया था, और जो आज हमारे संघात्मक राज्य को एकात्मक रूप देता है। अगर किसी राज्य में कोई गलत होता है तो वो संघात्मक राज्य जो है एकात्मक में परिवर्तित होकर उसमें संसद का अधिकार हो जाता है और संविधान राष्ट्रपति द्वारा लागू हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यह वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपसे एक बात कह रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन के एंड में जाया करो तो आप वहाँ पर निष्कर्ष ज़रूर लिखा करो, चाहे आप 5 या 6 लाइंस का ही लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, आपने इस प्रश्न से क्या सीखा है और इसमें क्या त्रुटियाँ हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगा होगा और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको यह समझ में भी आया होगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार आपके लिए हम नई वीडियोस और आपके सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे। आप बिना प्रेशर अपने माइंड पे लिए आप तैयारी करते रहना, लोड मत लेना। बहुत अच्छी और सफिशिएंट तैयारी मैं आपकी कराने वाला हूँ। ठीक है, आप करिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।